हमारी कहानी शुरू होती है जब उसके फादर ने उसकी गर्लफ्रेंड के बैक साइड पर पूरी क्लास के सामने थप्पड़ मारा। लड़ाई करने की बजाय मार्कस बस मुड़ा और चला गया, जबकि वो उसे कावर्ड कह रही थी। उसने बस मुस्कुराया। ये मैनिपुलेटिव लड़की साफ सोच रही थी कि वो अभी भी उसकी पास्ट लाइफ में जी रहे हैं। उस प्रीवियस लाइफ में उसने बिना सोचे समझे क्लास बुली को पीटने के लिए दौड़ लगा दी थी, लेकिन उसी लड़की ने सबको बता दिया कि मार्कस ही अग्रेसर था। उसने बुली के साथ मिलकर टीचर के सामने उसे फ्रेम भी किया, जिससे उसके रिकॉर्ड में डिसिप्लिनरी एंट्री आ गई और उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स का मौका चला गया। सबसे अब्सर्ड हिस्सा ये था कि ग्रेजुएशन के बाद उसने उसी बुली को डेट करना शुरू कर दिया और आखिर में उससे शादी कर ली। लेकिन अब मार्कस रिबॉर्न हो चुका है और इस बार वो उसके लिए अपनी रेप्यूटेशन और फ्यूचर को फिर से बर्बाद नहीं करेगा। अब हम उसे टीचर्स ऑफिस में देखते हैं, जहां वो उनके ब्लेटेंट लाइज सुन रहा है और पूरी सिचुएशन उसे ऑलमोस्ट कॉमिकल लग रही है। अपनी लास्ट लाइफ में उसने अपनी इनोसेंस साबित करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार फेल हुआ। उस समय उसे समझ नहीं आता था कि टीचर उस पर विश्वास क्यों नहीं करता, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये पूरा क्वेश्चनिंग शुरू से ही सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था। बुली लियो डीन का बेटा था और होमरूम टीचर को ठीक से पता था कि किस साइड उसका फायदा है। मार्कस कितना भी समझाता, कुछ भी मदद नहीं करता। दूसरी साइड को कभी पनिश नहीं किया जाना था। हालात और भी खराब हो गए जब उसकी गर्लफ्रेंड सैरा ने उसका साथ देने से मना कर दिया। जैसे ही टीचर मिस्टर मिलर को सैरा से वो ट्रूथ मिल गया जो वो चाहता था, उसने डिसमिसिवली सिर हिलाया और दोनों को जाने को कह दिया। ये एक रिग्ड गेम था और मार्कस ये जानता था। मिस्टर मिलर फिर मार्कस की तरफ डिसअपॉइंटमेंट भरी नजर से मुड़ा, पूछते हुए कि इतने डिसेंट ग्रेड्स वाला स्टूडेंट ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर कैसे चूक सकता है। उसने ये भी सजेस्ट किया कि अगर मार्कस को सैरा इतनी पसंद थी तो उसे ग्रेजुएशन के बाद उसके पीछे जाना चाहिए था। उसने मार्कस को लेक्चर दिया कि वायलेंस कभी आंसर नहीं होता और उसे बताया कि उसकी पनिशमेंट पहले से तय है। उसे 1500 वर्ड का सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखना था और पूरे स्कूल के सामने पब्लिक रिप्रिमांड फेस करना था। बड़े एग्जाम में सिर्फ 100 डेज बचे थे। टीचर ने उसे वार्निंग दी कि ऐसी चीजें उसकी लाइफ खराब न कर दें, लेकिन मार्कस, जिसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, बस बोला कि वो रिफ्यूज करता है। मिस्टर मिलर की आंखें शॉक में फैल गईं। उसका टेम्पर बढ़ गया और उसने पूछा कि मार्कस का मतलब क्या है। उसने चिल्लाकर कहा कि मार्कस अपनी मिस्टेक की सीरियसनेस नहीं समझ रहा और दूसरे पेरेंट्स तो जेनरस हैं कि उन्होंने चार्जेस नहीं लगाए। उसने कहा कि चाहे वो रिफ्लेक्शन लिखे या नहीं, पनिशमेंट होगी ही, और अगर वो फॉल्ट एडमिट नहीं करेगा तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उस पल मार्कस बिल्कुल अनफेज्ड रहा। जैसे ही टीचर ने कंप्यूटर पर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स खोले, उसने मार्कस की मदर का फोन नंबर ढूंढा और तुरंत डायल कर दिया। सच कहें तो मार्कस को अब इस थ्रेट की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अपनी पास्ट लाइफ की ग्रीवेंसेस के मुकाबले, जहां वो एग्जाम्स में फेल हुआ और सच में अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया, ये कुछ भी नहीं था। उसने खुद से कहा कि इस बार कुछ भी उसके रास्ते को नहीं रोकेगा। वो उस चीज के लिए अपोलोजाइज नहीं करेगा जो उसने की ही नहीं। उसने टीचर की आंखों में देखा और कहा कि वो गलत नहीं है और अंदर से टीचर सच्चाई जानता है। उसने कहा कि जो पनिशमेंट देना है दे दो, फिर मुड़ा और सीधे ऑफिस से बाहर चला गया, जो नेचुरली काफी बोल्ड मूव था। क्या मजाक है, एक ऐसा इंसान जिसने पहले ही पूरी जिंदगी जी ली है, वो एक हाई स्कूल टीचर से इंटिमिडेट नहीं होगा क्योंकि वो अपने सीनियर ईयर में रिबॉर्न हुआ था। उसने कसम खाई कि अब वो कभी झूठ के सामने सिर नहीं झुकाएगा। उसे अपनी प्रीवियस फेलियर की चुभन याद थी और वो ठान चुका था कि अपनी हर खोई हुई ग्लोरी वापस लेगा। जब वो क्लासरूम में लौटा, वहां एक्साइटमेंट भरा माहौल था। उसके क्लोज फ्रेंड्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए और वर्डिक्ट पूछने लगे। मार्कस ने कैजुअली बताया कि स्कूल पब्लिक अपॉलॉजी चाहता है। उसने उन्हें बताया कि उसने टीचर से कह दिया कि वो एक भी वर्ड नहीं लिखेगा। वो बैठ गया और अपनी बुक्स निकालकर पढ़ाई पर फोकस करने लगा। उसका दोस्त जेक उसे बड़ा थम्स अप देता है। उसकी डिफाइंस देखकर हैरान होकर पूछता है कि टीचर का अगला कदम क्या है। मार्कस ने पूरी इंडिफरेंस के साथ जवाब दिया कि टीचर उसके पेरेंट्स को कॉल कर रहा है। ये सुनते ही सैरा अचानक एंग्शियस हो गई। वो जल्दी से आई और मार्कस को हॉलवे में खींच ले गई। उसे मनाने लगी कि वो बस टीचर की बात मान ले, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। उसने झूठ बोलने के लिए अपोलोजाइज किया, ये कहते हुए कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने आर्ग्यू किया कि दोनों के बजाय सिर्फ एक को पनिश होना बेहतर है। उसने ये तक पूछ लिया कि क्या वो सच में खुश होगा अगर वो भी ट्रबल में पड़ जाए, एक पिटीफुल प्लीडिंग एक्ट करते हुए। उसे उम्मीद थी कि वो उसे कन्विंस कर लेगी कि वो सबके लिए ब्लेम ले ले, जैसे उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में किया था जब वो उसके लिए पूरी तरह फूल था। लेकिन मार्कस वही गलती दोबारा नहीं करने वाला था। उसने उससे पूछा कि अगर वो लियो को पसंद नहीं करती तो उसकी मदद क्यों कर रही है। सैरा ने डेस्परेट होकर समझाया कि वो उसकी मदद नहीं कर रही, वो बस नहीं चाहती कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हों। उसने ये तक ऑफर किया कि अगर मार्कस टीचर के सामने फॉल्ट मान ले तो वो उसके लिए रिफ्लेक्शन लिख देगी। ये एक क्लासिक ट्रैप था।
लेकिन मार्कस ने इसे साफ देख लिया। क्या सच में बात पेरेंट्स को बुलाने तक पहुंचनी चाहिए? सैरा ने प्लीडिंग आईज के साथ मार्कस का हाथ पकड़ते हुए पूछा। वो पूरी तरह पिटीफुल लग रही थी, उससे मदद मांगते हुए कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को पता चले, और उसने उसे रिवॉर्ड देने का ऑफर भी दिया। मार्कस बस मुस्कुराया और पूछा कि वो रिवॉर्ड क्या होगा। सैरा ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा कि क्योंकि वो उसे इतना पसंद करता है, वो उसे डेट करने का चांस देगी। मार्कस लगभग जोर से हंस पड़ा। उसने उससे कहा कि वो ये मौका किसी और के लिए बचा कर रखे, और फिर क्लासरूम की तरफ वापस मुड़ गया। अपनी पास्ट लाइफ में वो ब्लाइंड था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहने वाला था। और वैसे भी अगर वो किसी को परस्यू करेगा तो वो उसकी ट्रू फर्स्ट लव होगी, ना कि उसके जैसी मैनिपुलेटिव लड़की। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि इसी वक्त वो दूसरी लड़की शायद अभी भी नेक्स्ट डोर स्कूल में बुलीड हो रही होगी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि टीचर ने उसे फिर से ऑफिस में बुला लिया। हम मार्कस को उसकी मदर एलिना की तरफ देखते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर इमोशंस का एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्स था। वो क्लियरली शॉक्ड थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका बेटा किसी लड़की के लिए फाइट में शामिल होगा, खासकर क्योंकि वो हमेशा एक वेल बिहेव्ड टॉप टियर स्टूडेंट रहा था। मिस्टर मिलर ने मार्कस से कहा कि वो अपनी माँ को सीधे एक्सप्लेन करे। एलेना ने आह भरी और उसे ऑफिस के एक शांत कोने में ले गई, पूछते हुए कि असल में क्या हुआ था। मार्कस झुका और उसके कान में सच बताया, कुछ भी छिपाए बिना। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसने अपना फोन निकाला और उसे वो टेक्स्ट मैसेज दिखाया जो सैरा ने उसे उसी दिन पहले भेजा था। उसकी माँ विजिबली शेकन हो गई। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे जब उसे समझ आया कि उसके बेटे को फ्रेम किया गया है। एलेना तुरंत मिस्टर मिलर की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज शार्प थी जब उसने पूछा कि एक लड़की इतनी बोल्डली झूठ कैसे बोल सकती है। उसने तुरंत फोन टीचर के सामने बढ़ाया, इंसिस्ट करते हुए कि उसका बेटा सच कह रहा है। उसने समझाया कि मार्कस वहां किसी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से नहीं गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस लड़की ने खुद उसे बताया था कि उसे हैरास किया जा रहा है। मिस्टर मिलर की आंखें फैल गईं जब उसने चैट लॉग्स देखे। वो क्लियरली ऐसे एविडेंस की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही अपना एक्सप्रेशन सख्त कर लिया। उसने दांत भींच कर माना कि झूठ बोलना गलत था, लेकिन फैक्ट ये था कि मार्कस ने किसी को मारा था। उसने बताया कि लियो एक एथलीट है और अगर उसकी इंजरीज उसके अपकमिंग एग्जाम्स को अफेक्ट करती हैं तो ये एक डिजास्टर होगा। फिर मिस्टर मिलर वापस मार्कस की तरफ मुड़ा और अपना लेक्चर जारी रखा। उसने आर्ग्यू किया कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, वायलेंस कभी एक्सेप्टेबल नहीं है और मार्कस को अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसने कहा कि वो सैरा के झूठ से बाद में डील करेगा, लेकिन इंसिस्ट किया कि मार्कस अभी भी गलत है। मार्कस बस हंस पड़ा, टीचर के शब्दों को प्योर आयरनी के साथ दोहराते हुए। ये सच में इम्प्रेसिव था कि एक टीचर इतने ब्लेटेंट तरीके से फैक्ट्स को इग्नोर कर सकता है। मार्कस ने पूछा कि क्या वो बस प्रिटेंड करने वाले हैं कि सच मैटर नहीं करता, ये सजेस्ट करते हुए कि अगर उसे पनिश किया जा रहा है तो तीनों को साथ में डिसिप्लिन किया जाना चाहिए। सच कहें तो अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं थी। मिस्टर मिलर इस पॉइंट पर गुस्से से भर गया। मार्कस की तरफ इशारा करते हुए एलेना से कहा कि उसके बेटे का एटीट्यूड बहुत खराब है और उसमें जीरो रिमॉर्स है। उसने डिक्लेयर किया कि 15,000 वर्ड रिफ्लेक्शन काफी नहीं है, अब ये 3,000 वर्ड्स होगा और पूरे स्कूल के सामने पब्लिक रिप्रिमांड भी होगा। उसने दावा किया कि मार्कस में रिग्रेट का कोई साइन नहीं है, लेकिन मार्कस बस मुस्कुराया और पलटकर पूछा कि क्या टीचर को यकीन है कि लियो को सच में पनिश किया जाएगा। उसने मिस्टर मिलर की आंखों में देखकर पूछा कि क्या वो सच में खुद को टीचर बनने के लायक समझते हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि मार्कस अब अपने सुपीरियर्स का अपमान कर रहा है और एलेना से कहा कि वो अब इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश खत्म कर चुका है। उसने फैसला किया कि वो इस मैटर को सीधे डीन के ऑफिस ले जाएगा। मार्कस ने तिरस्कार से हंसते हुए पूछा कि इसका क्या फायदा, क्योंकि सब जानते हैं कि लियो डीन का बेटा है। उसने साफ कहा कि डीन कभी अपने बेटे को असली कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगतने देगा। इस बात से पूरी जगह पर हंगामा मच गया। आधे घंटे बाद डीन के ऑफिस में डीन लुइस सख्त चेहरे के साथ बैठा था, ये कहते हुए कि उसने पहले ही टीचर्स लाउंज में उनके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के बारे में सुन लिया है। उसने एलेना से कहा कि अब वो सही या गलत की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके बेटे के टीचर्स के प्रति अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि मिस्टर मिलर इतना स्ट्रेस्ड है कि उसका हार्ट भी प्रभावित हो रहा है। फिर उसने ये दिखावा किया कि उसे इस बात से ठेस पहुंची है कि वो अपने बेटे को जस्टिस से बचाएगा। डीन ने दावा किया कि वो अपने बेटे को घर पर उतनी ही सख्ती से पनिश करेगा, लेकिन इंसिस्ट किया कि मार्कस को टीचर से अपोलोजाइज करना होगा और अपने 3,000 वर्ड रिफ्लेक्शन को पूरे स्कूल के सामने पढ़ना होगा। उसने सिचुएशन को एक्सट्रीम बताया और कहा कि अगर मार्कस अपने बिहेवियर को नहीं बदल सकता तो स्कूल उसे नहीं रख सकता। एक्सपल्शन की बात सुनकर एलेना का दिल बैठ गया।
उसने घबराकर पूछा कि क्या डीन सच में उसके बेटे को सीनियर ईयर में एक्सपेल करने की बात कर रहा है। डीन लुइस बस बैठा रहा और शिकायत करता रहा कि जो स्टूडेंट अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करता उसे वो पढ़ा नहीं सकते। उसने कहा कि अगर वो इतना स्टबर्न रहेगा तो वो उसकी मदद करने में पावरलेस है। एलेना ने समझाने की कोशिश की कि उसका बेटा बस थोड़ा हेडस्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मार्कस ने उसे इंटरप्ट किया। उसकी आवाज काल्म और क्लियर थी, जिसने कमरे में सबको शॉक कर दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और अगर उन्हें यहाँ वेलकम नहीं किया जा रहा तो वो बस नेक्स्ट डोर हाई स्कूल में ट्रांसफर कर लेगा। डीन लुइस गुस्से से लाल पड़ गया। कांपती उंगली से मार्कस की तरफ इशारा करते हुए एलेना से कहा कि ये उसके बेटे का आखिरी मौका है। उसने अल्टीमेटम दिया, या तो मार्कस रिफ्लेक्शन लिखे और अपनी गलती माने या फिर हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दे। मार्कस बस मुस्कुराया। वो इस बायस्ड जगह को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब ये खबर उसकी क्लास तक पहुंची, उसके क्लासमेट्स शॉक में थे, सोच रहे थे कि अब वो बिग एग्जाम कैसे हैंडल करेगा। उसके कई क्लोज फ्रेंड्स उसे मनाने के लिए जल्दी से आए, उसे याद दिलाते हुए कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट है। उसके होम रूम टीचर ने अभी उसे बताया था कि अगर वो 3000 वर्ड रिफ्लेक्शन लिखते तो चीजें बदल सकती हैं। टीचर ने सजेस्ट किया कि अगर वो कोऑपरेट करे तो सैरा के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन पर फिर से सोचा जा सकता है। सैरा के दोस्तों ने भी कहा कि टीचर अब गुस्से में नहीं था जब तक मार्कस ने आर्ग्यू करना शुरू नहीं किया, और अब सैरा को भी पनिश किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या वो अब खुश है कि सैरा रो रही है और उसके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। उनमें से एक ने ये तक पूछ लिया कि क्या वो आदमी है भी या नहीं जो एक लड़की को ऐसे रुला रहा है। अचानक रूम में सन्नाटा छा गया जब वाइस प्रिंसिपल मिलर ने 2 बार खांसा और मार्कस को बाहर आने के लिए बुलाया। बाकी स्टूडेंट्स ने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के साथ देखा जब मार्कस हॉलवे में एक प्राइवेट बात के लिए गया। उसे एक सिविल डिस्कशन की उम्मीद थी, लेकिन उसकी जगह उसे वर्बल असॉल्ट मिला, ये कहते हुए कि अगर कोई टीचर उससे गलत भी करे तो उसे जवाब देने का कोई हक नहीं है। वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसके अच्छे ग्रेड्स उसे स्पेशल बनाते हैं। फिर उसने गुस्से में कहा कि स्कूल को उसके जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है और अगर वो पढ़ना नहीं चाहता तो उसे बस छोड़ देना चाहिए। मार्कस ने काल्मली जवाब दिया, फाइन, जिससे वाइस प्रिंसिपल शॉक में सांस लेने लगा। सच कहें तो उसने ऐसा डिफाइंट स्टूडेंट पहले कभी नहीं देखा था। गुस्से में उसने उसे कह दिया कि वो ड्रॉप आउट कर दे। तभी उसी वक्त सैरा के पेरेंट्स आखिरकार आ गए, लेकिन अपनी बेटी को डिसिप्लिन करने की बजाय उन्होंने तुरंत उसे इस सिचुएशन से अलग करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने मार्कस की तरफ घृणा भरी नजर से उंगली उठाई। उसने उसे नोबडी कहा और उसकी बेटी के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया, यहाँ तक कि ये भी कहा कि उसे ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वो सैरा को और हरास न कर सके। मार्कस की माँ एलेना गुस्से से भरी हुई थी और जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन मार्कस ने उसे एक चौंकाने वाले ऐलान के साथ रोक दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि वो ड्रॉप आउट कर रहा है और उसके जाने के बाद उसके ग्रेड्स और बेहतर हो जाएंगे। पास में खड़ी फिजिक्स टीचर मिसेस गेबल ने आह भरी, ये बताते हुए कि वो उसे अगले महीने के फिजिक्स कंपटीशन के लिए रिकमेंड करने वाली थी। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। उसने समझाया कि हाई स्कोर उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिला सकता है, लेकिन क्योंकि हर क्लास से सिर्फ एक ही स्टूडेंट जा सकता है, अब ये मौका किसी और को मिलेगा। सैरा की माँ ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा कि क्या सैरा उसकी जगह ले सकती है। मिसेस गेबल ने ऑकवर्ड स्माइल दी और कहा कि सैरा के फिजिक्स ग्रेड्स खैर मीडियोकर हैं। 2 डेज बाद मार्कस अपने होम रूम टीचर के ऑफिस में विथड्रॉल पेपर्स लेकर गया। मिस्टर मिलर खुद को रोक नहीं पाया और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्रिटिसाइज किया। टीचर ने कहा कि उसने ऐसा स्टूडेंट पहले कभी नहीं देखा, खासकर जब वो उसे केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए भी साइन अप करने वाला था। मार्कस ने उसे कैजुअली देखा और कहा कि अगर टीचर अभी अपोलोजाइज करे तो वो रुकने के बारे में सोच सकता है। उसने ये तक कहा कि अगर वो अवार्ड जीत गया तो टीचर उस पर अपना नाम भी डाल सकता है। मिस्टर मिलर का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत पेपर्स पर साइन कर दिए। उसे डीन और फिर प्रिंसिपल के पास ले जाने को कहा। वो बस चाहता था कि मार्कस चला जाए। कुछ देर बाद मार्कस मेन ऑफिस पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेटर ने ऊपर देखकर पूछा, ड्रॉप आउट कर रहे हो? मार्कस ने प्रिंसिपल लुइस को ग्रीट किया और अपने विथड्रॉल फॉर्म पर साइन मांगा। प्रिंसिपल ने रीजन पढ़कर भौहें सिकोड़ी। इंग्लिश टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, स्टडीज जारी रखने में असमर्थ, ये कम से कम कहें तो बोल्ड स्टेटमेंट था। प्रिंसिपल ने कहा कि वो वही स्टूडेंट होगा जिसने टीचर से बहस की, और ये अफसोस की बात है कि एक टॉप स्टूडेंट ऐसे जा रहा है। लेकिन उसने कहा कि जो स्टूडेंट फाइट्स करता है और अथॉरिटी का रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे नहीं रखा जा सकता। मार्कस के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे अचानक एक आइडिया आया हो। उसने कहा कि उसने सुना है स्कूल प्रोविंशियल मॉडल स्कूल स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहा है। उसने सजेस्ट किया कि अगर उन्हें ये हासिल करने के लिए उसकी मदद चाहिए
तो टीचर्स को पहले उससे अपोलोजाइज करना होगा। प्रिंसिपल लुइस ने आंखें घुमाई, एक स्टूडेंट की इतनी एरोगेंस देखकर हैरान। उसने तुरंत पेपर्स पर साइन कर दिए और विड्रॉल अप्रूव कर दिया। मार्कस फिर क्लासरूम में अपनी चीजें पैक करने गया। उसका डेस्कमेट लियो आह भरते हुए बोला कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि अब उसके पास होमवर्क कॉपी करने के लिए कोई नहीं होगा। मार्कस हंसा और कहा कि उसे खुद पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लियो ने मजाक में कहा कि वो ऑलरेडी बहुत पढ़ चुका है। हमें पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में लियो उसके कुछ सच्चे दोस्तों में से एक था। मार्कस के एग्जाम्स फेल होने के बाद दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे और आखिर में लियो ने ही उसे सैरा की कई डिसेप्शंस के बारे में सच बताया था। हमें पता चलता है कि सैरा और जॉक रायन ने ग्रेजुएशन के बाद डेटिंग शुरू की और जल्दी ही अपनी शादी अनाउंस कर दी। मार्कस ही अकेला फूल था जो उसमें शामिल हुआ, एक मेमोरी जो अब बेहद अब्सर्ड लगती है। इस बीच लियो ने सैरा की तरफ देखा और धीरे से कहा कि उसकी माँ क्लास में सबको बोल रही है कि मार्कस पर नजर रखें ताकि वो उसकी बेटी को हैरास न करे। मार्कस बस हंसा, ये कहते हुए कि अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जा रहा है। जैसे ही फाइनल बेल बजी, मार्कस ने अपनी चीजें पैक करना शुरू कर दिया ताकि वो इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दे। जब वो दरवाजे तक पहुंचा, सैरा ने उसे हिचकिचाते हुए आवाज दी, ये कहते हुए कि उसने कभी उसे हर्ट करने का इरादा नहीं किया था। वो ऐसी लग रही थी जैसे अब उसका कॉन्शियंस उसे चुभ रहा हो क्योंकि वो सच में ड्रॉप आउट कर रहा था। मार्कस वापस मुड़ा, उसका चेहरा पूरी तरह इंडिफरेंट था और उसने कहा कि उसके झूठ ने उसे सच में निराश किया है। सैरा विक्टिम बनने की कोशिश करते हुए रोने लगी और इंसिस्ट करने लगी कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। उसे देखते हुए मार्कस को अपने पुराने अफेक्शन का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि उसके एक्सप्लेनेशंस बस उसके कैरेक्टर को छुपाने का एक कवर थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा कि वह और रायन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह कहकर वह मुड़ गया और आखिरकार उसने वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दी जो वह 2 लाइफ टाइम्स से अपने अंदर दबाए हुए था। अपनी पिछली लाइफ में उसने ये वर्ड्स हजारों बार कहने की कल्पना की थी, यहाँ तक कि उनकी वेडिंग में भी। सच कहें तो रीबॉर्न होना उसे बेहद लिबरेटिंग महसूस हो रहा था। अब उसे घुट घुट कर जीने वाली लाइफ नहीं जीनी थी। घर लौटते ही उसने सबसे पहले अपना कंप्यूटर खोला और स्कूल फोरम में लॉग इन करके अपनी पॉपुलर गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूं। रिसेंटली मेरे पेज पर कुछ कंटेंट रिलेटेड इश्यूज आए हैं क्योंकि मैं एनिमे बेस्ड कंटेंट क्रिएट करता हूं। इस वजह से फ्यूचर में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस या इंटरप्शंस आ सकते हैं जिसका एग्जैक्ट टाइमलाइन मुझे भी क्लियर नहीं है। इसलिए अगर आप लोग जेन्युइनली ऐसे कंटेंट को रेगुलरली एंजॉय करना चाहते हैं तो मैंने अपने बैकअप प्लेटफॉर्म्स रेडी किए हैं। वहां पर आपको बिना इंटरप्शन की डेली अपडेट्स और फ्रेश कंटेंट मिलता रहेगा। बैकअप चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सपोर्ट कंटिन्यू रखें और बैकअप चैनल्स ज्वाइन कर लें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे आपको और भी बेटर और हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।